बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सोशल मीडिया पे अचानक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ कंपेन शुरू हो गई है और ऐसा लग रहा है कि जनाब वो मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं। क्या वाकईतन जो सोशल मीडिया पे बातें की जा रही हैं वो दुरुस्त हैं, या फिर इससे भी आगे बढ़ के कुछ ऐसा काम किया हुआ है कि जिसकी बुनियाद पे बाबर सत्तार साहब जो हैं वो घर जा सकते हैं? क्या उनके फैसले या उनके इक़दामात उसी तरह के हैं जैसे एजाज अल हसन साहब, जिसकी बुनियाद पे घर चले गए थे इस्तीफ़ा देके, या फिर बंदयाल साहब ने जो हरकत की थी? इस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक फुल कोर्ट मीटिंग हुई है और उसमें मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार की गई हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की जाएंगी। कल 25 तारीख जो है वो आखिरी दिन है जब ये तजावीज़ जो हैं ये तमाम हाई कोर्ट्स ने सबमिट करनी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने करनी है और पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से तजावीज़ जो हैं ये तहरीरी शक्ल में पेश की जाएंगी और 30 अप्रैल को इस केस की समाअत होगी। आपको याद होगा कि 6 जजों ने एक ख़त लिखा था चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम, और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने, और उसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि जनाब जो हसास अदारे हैं, एजेंसियाँ हैं, ISI है और इंतज़ामिया है, ये हम पे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है दबाव डालते हैं और फिर हमसे राब्ते करने की कोशिश करते हैं। सेक्टर कमांडर जो हैं ASI के, उन्होंने जजों से राब्ते करने की कोशिश की है, वगैरह वगैरह। और जुडिशरी पर भी प्रेशर है, दबाव है। इस तरह का वो एक ख़त था और उस पे उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए कहा था। फिर फुल कोर्ट हुई और फिर वज़ीर-ए-आज़म को बुलाया गया, उनके साथ वज़ीर चीफ जस्टिस की मीटिंग हुई। बिलाखिर इस मामले पे अज़ खुद नोटिस लिया गया और फिर 7 रुकनी बेंच बनाया गया इस पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहले लाहौर हाई कोर्ट में भी इस हवाले से फुल कोर्ट मीटिंग जो है वो हो चुकी हुई है। उसकी तफसीलात तो उस तरह बाहर नहीं आई जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आई हैं, लेकिन पता ये चला है कि वहाँ जजेस ने जो अपने अपने नज़रियात या ख़यालात पेश किए फुल कोर्ट मीटिंग में लाहौर हाई कोर्ट वाली में, उसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब ये तो जज का इख्तियार है, अगर उसे कोई प्रेशराइज़ करता है या दबाव डालने की कोशिश करता है या किसी अदालती मामले में मुदाखलत करता है, तो उसके पास जो आईनी इख्तियार है वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करे। लाहौर में इस तरह की मीटिंग हुई है और कुछ ऐसी तजावीज़ भी आई हैं कि जनाब वो जज साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस को भी लिख के भेज सकते हैं अब खुद एक्शन लेने के बाद, और उस पर फिर वो लार्जर बेंच भी बनाया जा सकता है। ये बहरहाल अब सामने आएंगी तजावीज़, कल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हो जाएंगी, तो हो सकता है कुछ चीज़ें बाहर आ जाएँ। और पाकिस्तान बार कौंसिल के हवाले से ये पता लगा कि उन्होंने जो करारदाद पास की थी उसी नौयत की तजावीज़ वो दे रहे हैं कि जनाब इस मामले पे जजों का जो 6 जजों का ख़त है इस पे हाज़िर सर्वस जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन पर मुश्तमिल एक इंक्वायरी कमीशन जो है वो तश्कील दिया जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से लोगों की बड़ी नज़रें लगी हुई थी, क्योंकि जो 6 जजों ने ख़त लिखा था ना, उसमें तो उन्होंने ये भी लिखा था कि हम जनाब ये मामला जो है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के इल्म में लाए थे, लेकिन फिर खामोशी रही, कुछ नहीं हुआ। तो एक तरह से वो आमिर फ़ारूक साहब के खिलाफ भी ख़त था कि जनाब उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं की। बहरहाल अब और लोगों का ख़्याल था कि शायद वो अंदर कोई लड़ाई झगड़ा, जो क्या मामला, किस तरह की सूरत-ए-हाल होगी, माहौल क्या होगा। लेकिन पता ये चला जनाब बड़ा अच्छा माहौल था और बड़े अच्छे माहौल में वो उन्होंने मुतफ़िक़ा तौर पे तजावीज़ तैयार की हैं और ये कहा है कि जनाब अगर इस तरह का मामला होता है जैसे अब हुआ है कि जनाब सेक्टर कमांडर से मुलाकात करने जाते हैं दोस्तों के ज़रिए, या फिर घर में किसी के निकल आया जनाब वहाँ लगे हुए हैं कैमरे, और फिर ये पता चला जनाब कि जज साहब के जो अजीज़ हैं उनको अगवा कर लिया और वो जाते जाते कह गए ना हम ISI वाले हैं, मामला वो कोई हो रही होवे। मोहसिन कियानी साहब की मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जनाब इस पे जो है अगर ऐसा होता है तो अदारा जाती रद्द-ए-अमल जो है वो दिया जाएगा। यानी तमाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट मिलकर इस मामले पे अपना रद्द-ए-अमल देगी और मिलकर कोई यानी कि फुल कोर्ट बन जाएगी, या जो भी कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई होगी। अब इसमें जो कर तो लिया इन्होंने ये, ठीक है, मुतफ़िक़ा तो होना भी यही चाहिए कि जनाब पूरी जो है, लेकिन इसमें थोड़ी-सी एक जो मुझे लग ये रहा है कि ये अगर ये चीज़ कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल कर दी जाती है कि जनाब जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें ये चीज़ शामिल कर ली जाती है कि जनाब अगर किसी, क्योंकि इन्होंने माँगा था ना, ये एक राय माँगी थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कि जनाब हम क्या रिएक्शन करें, हम क्या करें? यानी कि हाई कोर्ट के जजों से मनपसंद फैसला लेने के लिए
कोई एजेंसियां, हुकूमत, कोई इस्टेब्लिशमेंट के लोग राब्ता करते हैं, तो फिर जज जो हैं वो रद्द अमल में क्या करेंगे? क्या वो कार्रवाई करेंगे जिसका इख्तियार है उन्हें आइन के तहत, या फिर वो कुछ और करेंगे? ये कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से ये बात की गई थी कि हमें हमारा, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही जारी करती है कोड ऑफ कंडक्ट, वो इस हवाले से खामोश है, वो कुछ नहीं कह रहा। वो उसने क्यों कहना है कुछ? वो तो आपके पास इख्तियार है। वो तो ये कहता है कि आप अपना इख्तियार इस्तेमाल करें। अगर आप इख्तियार अपना इस्तेमाल नहीं करते इंसाफ के लिए, और ये भी है उसमें कि आप प्रेशर कबूल नहीं करेंगे, अगर आप अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि आप प्रेशर जो है वो प्रेशर में आगे हैं और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, अपने उस इख्तियार को जो तौहीन अदालत का इख्तियार है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो बहरहाल अब ये कह रहे हैं कि जनाब हम जो है उस पर अदारा जाती रद्द अमल जो है वो दिया जाएगा। यानी ये भी आप कह सकते हैं कि अगर किसी जज से कोई राब्ता करता है अदारा, हुकूमत, कोई फर्द, सेक्टर कमांडर, कोई भी, तो फिर उसका मतलब यह है कि वो अपने ब्रादर जजेस को और चीफ जस्टिस को ये चीज़ बताएंगे, उनके इल्म में लाएंगे, और फिर बैठ के ये मुश्तरका तौर पे एक उसका रद्दमल दिया जाएगा। वो अदालती कार्रवाई जो भी उन्होंने करना है, यानी अदालत जाती रद्दमल, वो अगर ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसके कोड ऑफ कंडक्ट में ये चीज़ शामिल कर दी जाए कि जनाब जिस जज के इनके इजलास के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, कुछ वहाँ जो डिस्कशन हुई, जो खबरें बाहर आई हैं, अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट में ये चीज़ शामिल कर दी जाए कि अगर किसी जज पे प्रेशर डाला जाता है किसी भी तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, आईएसआई की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, तो ये उसकी ज़िम्मेदारी होगी कि वो फौरी तौर पे ये बात जो है वो अपने चीफ जस्टिस और ब्रादर जजेस के इल्म में लाए, और उसके बाद फिर वो जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए। यानी जज को भी पाबंद कर दिया जाए कि वो लाजमी तौर पे बताए जनाब मेरे साथ फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ केस में फ़लाँ फैसला लेने के लिए या फ़लाँ फेवर लेने के लिए मेरे साथ रब्ता किया है। अब अगर इसको देखें हम, अब देखें जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है ये भी बड़ी निगरानी रखता है इनके ऊपर, खिलाड़ियों के ऊपर, और खिलाड़ियों की ये जिम्मेदारी है कि अगर उनके साथ कोई जवारिया, कोई कुमारबाज, कोई जुआ लगाने वाला जो है कोई बंदा या कोई फर्म या कंपनी राब्ता करती है, तो उनकी ये लाजमी ड्यूटी है कि फौरी तौर पर अपने क्रिकेट बोर्ड के इल्म में लाएं जनाब ये बंदा मेरे साथ मिलने आया था, ये मेरे साथ बात हुई है, वगैरह वगैरह। और ऐसा भी हुआ है कि बाद में पता चला, यानी कोई जवारी जो है वो मिलने के लिए आया किसी खिलाड़ी के साथ, लेकिन उसने रिपोर्ट नहीं किया, उसने रिपोर्ट नहीं दी अपने बोर्ड को, क्रिकेट बोर्ड को, तो फिर उसके ऊपर उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो अगर ये बात इल्म में आ जाए कि जनाब फलां साहब जो हैं वो जज साहब से मिलके गए और ये बातें की हैं, जैसे खिलाड़ियों के साथ मुलाकात वाली बात सामने आ जाती है, तो फिर उस जज के खिलाफ भी उस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई साहब आपने बताया क्यों नहीं कि आपके पास फलां बंदा आया था। ये बहरहाल अब 30 तारीख को इसकी मज़ीद समाअत है इस केस की, और 25 तारीख तक ये जो इन्होंने अपनी अपनी तजावीज़ हैं तमाम हाई कोर्ट्स ने ये जमा करवानी है सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद वो मैंने कहा बताया कि 30 तारीख को इस पे जो है कार्रवाई वो शुरू होगी। अब आते हैं जनाब बाबर अस्तार साहब की तरफ। बाबर अस्तार पहले जब ख़त लिखा गया तो जनाब अतर वजीला साहब के खिलाफ ये कंपेन शुरू हुई, और एजाज़ उल एहसन साहब का भी नाम आया कि ऑस्ट्रेलिया भागे हुए हैं। और एजाज़ उल एहसन साहब, आपको याद होगा कि उन्होंने जब रिज़ाइन दिया है, कई एक चीज़ें हैं, एक तो कोई वीडियो ऑडियोज़ वगैरह, और वो जो पनामा केस के हवाले से कोई हदायत, इस तरह की चीज़ें हैं वो भी रिकॉर्ड पे वो रिकॉर्ड हो चुकी हुई थी। और दूसरी बात जो ग्रैंड हयात होटल वाला मामला कि उसके वो लीगल एडवाइज़र भी रहे, वकील भी रहे, और बाद में वो केस भी कर सुन लिया, और फिर उसी कंपनी के हक़ में फैसला भी दे दिया। और ये कोड ऑफ कंडक्ट है जजों का, उसके मुनाफी है, और कोई जज जो है अपने रिश्तेदारों का और दोस्तों का ये अपना केस सुन ही नहीं सकता। ये भी एक तयशुदा बात है। बंदयाल साहब ने जब वो उनकी सास साहबा का और ख्वाजा तारक रहीम की अहलिया का वो टेलीफोन जो है वो टेप हो गया था और वो मंजर-ए-आम पे आ गया था, तो फिर जनाब ये उसके खिलाफ जो कमीशन बना था काजी साहब की सरबराही में, काजी फायद साहब की, तो बंदयाल साहब उस बेंच में बैठ गए और उन्होंने स्टे कर दिया था। तो कहा गया था जनाब अपनी सास का आप केस कैसे सुन सकते हैं, लेकिन उन्होंने जनाब मैंने तो सुना था, मेरे ख्याल में वो मिसकंडक्ट था, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी थी। एजाज़ उल एहसन साहब शायद वो रगड़े में आने वाले थे, वो रिज़ाइन करके निकल गए, और वो जो बंदयाल साहब हैं वो
रिटायर हो गए। तो इसी तरह का मिलता जुलता मामला जो है एजाज अल एहसन जैसा, बल्कि बंदयाल जैसा, ये बल्कि बंदयाल साहब से भी जरा आगे बढ़ के मामला है, बाबर सत्तार साहब का है। ये दिसंबर 2020 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बने थे और बतौर वकील ये जस्टिस काजी फायज ईसा वाला जो केस था, रेफरेंस वाला, जो उन्होंने चैलेंज किया हो था, उसमें बतौर वकील पेश भी होते रहे और काजी साहब की हिमायत में ये पेश होते रहे। और इसी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो इन बाबर सत्तार साहब के बारे में बड़ी अच्छी राय रखते थे, बल्कि रखते हैं या रखते थे, जो भी आगे जाके अब है रहेगा या थी बन जाएगा, ये बात की बात है। और फिर आपको याद होगा कि वो कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गए थे जब कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ थे, उनके खिलाफ वो ट्वीट्स वगैरह किए हुए थे, तो इन्होंने उन लोगों को वो मुकदमे ख़त्म कर दिए थे। जनाब ये ट्वीट से आर्मी को क्या ख़तरा हो सकता है वगैरह वगैरह। और फिर शहरयार अफरीदी को इन्होंने अगस्त 2023 में और शंदाना गुलजार को जो है वो आज़ाद करने का हुक्म दिया था और बाद में वो दोबारा पकड़े गए, तो फिर उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी और डीसी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और एसएसपी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनको सजा भी तौहीन अदालत ने सुना दी थी। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने खत लिखा था, उनमें जस्टिस बाबर सत्तार साहब भी शामिल थे। अच्छा, अब वो एक मुहावरा है बड़ा मशहूर कि जनाब नादान दोस्त से अक्लमंद दुश्मन जो है वो बेहतर है। अब इनके दोस्तों ने बिला वजह इनके हक में जो है वो ट्वीट करने शुरू कर दिए, विलाग करने शुरू कर दिए। अब दूसरा ग्रुप जो है वो ढके छुपे अंदाज में जो बातें कर रहा था, जैसे मैंने अपने विलाग में जिक्र किया था, जिसका मेरे ख्याल अनवान था कि सुनता जा शर्माता जा, वो मैंने डैश डैश किया हुआ था। तो उसमें भी मैंने कोई स्कूल की बात की थी, इनके स्कूल की बात, और फिर वो प्लाटो चलाटो इस तरह की बात शायद मैंने की थी, लेकिन वो मैंने गोल मोल अंदाज में बात की थी। लेकिन अब दूसरे लोग जो हैं उनको खुल खेलने का मौका मिल गया है। एक तरफ तारीफ और दूसरी तरफ लोग जो हैं वो हकायक या फिर अपनी मर्जी की बातें जो हैं वो कर रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि जनाब शीशे के घर में बैठ के पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, तो फिर जब दूसरा पत्थरबाजी संगबाजी करता है तो फिर घर शर जो है वो घर नहीं रहता, उसमें दरारें आती हैं। तो ये अब मामला ये हो गया कि अब जनाब बहुत सारे लोग जो हैं, अब ज़्यादा ट्रेंड बन गया, तो लोग जो हैं अब इस तरफ चल पड़े। पहली बात यह है कि जनाब ये चीज़ सामने आई है कि इनके पास परमानेंट रेजिडेंस है, इनकी जो अहलियाँ हैं, इनकी जो बेटी है, इनके जो 2 बेटे हैं, उनके पास अमरीकी शहरियत है, नेशनलिटी है। ये कोई जुर्म नहीं है और ना ही ये जज्जी के रास्ते में कोई रुकावट है कि जनाब ये इनके पास परमानेंट रेजिडेंस जो है, इजाज़तनामा है। यानी वो तो एक आप ये कह लें कि ताहियात एक वीज़ा है कि वहाँ मुस्तकिल बुनियादों पे वो रह सकते हैं, शहरियत वाली बात नहीं है वो। और माजी में भी जो जब काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस आया था ना, तो उस वक्त 2 जजों का और भी नाम था। एक लाहौर हाई कोर्ट के जज थे जवाद हसन साहब, उनको नोटिस नहीं भेजा गया था। उनकी अहलिया जो है वो ब्रिटिश नेशनल थी, लेकिन उनमें अलहदगी हो चुकी हुई थी और इनके पास भी शायद ब्रिटिश नेशनलिटी थी, लेकिन उन्होंने छोड़ दी हुई थी। और के आगा सिंध हाई कोर्ट के जज, उनके हवाले से भी यही बात थी कि जनाब उनके पास जो है वो दोहरी शहरियत है। लेकिन बहरहाल ये कोई इशू नहीं, जब उनकी जो बीवी है वो अगर ब्रिटिश अपना अमरीकी नेशनल भी है तो उसमें क्या ऐसा मसला है। लेकिन दूसरी जो बातें हैं वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब के लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं, जो सोशल मीडिया पर नहीं है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है CDA इस्लामाबाद, उसने एक पॉलिसी मुरतब की थी और वो थी नॉन कन्फर्मिंग यूज़ जो है उस पर पाबंदी लगा दी थी उन्होंने। वो क्या थी? वो ये था कि यानी कि जो नॉन कमर्शियल एरियाज़ हैं, रहायशी इलाके हैं, वहाँ पे किसी किस्म की कमर्शियल सरगर्मियाँ नहीं हो सकती। ये वो एक नोटिफिकेशन जारी हो गया उनकी तरफ से और उस नोटिफिकेशन की बुनियाद पे मुख्तलिफ स्कूल्स जो चल रहे थे, जिनमें बीकनोज जैसे, रूट्स जैसे बड़े बड़े जो स्कूल थे, वो जनाब उनको उन्होंने शोकॉज दे के बंद कर दिया, सील कर दिया। और गाड़ियों के शोरूम्स थे और फिर जो ब्यूटी पार्लर्स थे जो घरों में बने होते हैं, वो शादी हाल, क्लिनिक्स, ये सारे उन्होंने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए जनाब आप ये सरगर्मियाँ जो हैं ये जारी नहीं रख सकते, तो उनको सील करना शुरू कर दिया, बंद करना शुरू कर दिया नोटिस दे के। अब मसला ये है कि जो स्कूल बंद किए जा रहे थे इस नोटिफिकेशन के तहत, ये स्कीमें जो नोटिफिकेशन है मुख्तलिफ औकात में 2018, 2020, 2021, 2022 मुख्तलिफ औकात में ये
جو سی ڈی اے ہے یہ کارروائی کرتی رہی ہے۔ تو جناب وہاں جو ان کی والدہ ہیں بابر ستار صاحب کی، ان کے بھی اسکول تھے 2 اسلام آباد میں، ایک F10-4 میں تھا اور دوسرا F8-1 میں تھا، اور اس کا نام ہے سلور آکس۔ وہ اس نوٹیفکیشن کی زد میں وہ بھی آ گئے۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ اس نوٹیفکیشن کو جو نان کنفرمنگ یوز والا پابندی والا جو نوٹیفکیشن تھا، اس کو چیلنج کر دیتے ہیں شو رومز والے، کیونکہ کوئی 117 کے قریب جو شو رومز ہیں وہ سیل کر دیتی ہے سی ڈی اے، اور یہ جناب اس کے خلاف کوئی حکم امتناعی جاری کر دیں، اور جو وہ نوٹیفکیشن تھا اسی کو معطل کر دیتے ہیں۔ اب ان کو پتا تھا کہ جناب جو F10-4 اور F8-1 میں جو سلور آکس نامی سکول ہیں جو ان کی والدہ کے ہیں، وہ بھی اس نوٹیفکیشن کی زد میں آتے ہیں، تو ان کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ جناب وہ جو ہے حکم امتناعی جاری کر دیا، وہ نوٹیفکیشن ہی معطل کر دیا، سی ڈی اے کا یا حکم نامہ جو بھی تھا وہ معطل کر دیا، اور پھر جو 117 کے قریب شو رومز تھے، انہوں نے اگست 2023 میں انہیں ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا کہ جناب ان کی سیلیں کھولیں، ان کو کام کرنے دیں، اور ان کے حکم کی وجہ سے جتنے بھی سکول وغیرہ تھے، کلینکس تھے، جن پہ بھی پابندی تھی، شادی ہال، وہ سارے جو ہیں وہ کام کرنا شروع ہو گئے۔ چلو ٹھیک ہو گیا۔ اب بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ جناب ان کی جو والدہ کے سکول ہیں F10-4 والے اور F8-1 والے، وہ بھی اس نوٹیفکیشن کی زد میں آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو نوٹیفکیشن معطل کیا ہوا تھا اس کے بعد بھی جو سی ڈی اے ہے وہ شوکاز دے کے کارروائیاں کر رہی تھی، سیل کر رہی تھی، تو انہیں جناب اس پہ آ گیا غصہ، اور انہوں نے توہین عدالت میں بلانا شروع کر دیا مختلف لوگوں کو۔ اور کن لوگوں کو بلایا گیا؟ ایک تو جناب سی ڈی اے کے چیئرمین کو بلا لیا گیا کہ بھائی یہ اور دبکے شبکے یہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور پھر وہی باتیں کہ اس ظاہر دیگر جو متاثرہ لوگ تھے ان میں اسکول والے بھی تھے، تو پھر ان کی طرف یہ کیا پالیسی ہے، کیا کر رہے ہیں فلاں ٹمٹا، اور پھر سیکٹری پلاننگ کو اور منسٹر پلاننگ کو، اور پھر اسحاق ڈار صاحب کو بھی ان کی عدالت میں اس کیس میں پیش ہونا پڑا تھا۔ تو وہ ظاہر ہے وہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے سی ڈی اے والوں کو اور سب کو جو بھی ہے۔ تو سی ڈی اے والوں نے کہا جناب ٹھیک ہے جی، اسکول والوں کو جو معاملہ ہے نا اسکول کی حد تک تو ہم جناب اس کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور H9 میں ہمیں ایجوکیشن جو ادارے ہیں، تعلیمی ادارے پرائیویٹ، ان کے لیے ایک الگ جو ہے نا جو ایجوکیشن سٹی، ایک الگ سیکٹر جو ہے ہم دے دیتے ہیں H9 میں، اور وہ ایجوکیشن سٹی ٹائپ جو ہے وہ انہوں نے بنا دیا، اور وہاں جو ایلیٹ سکول ہیں، بڑے بڑے سکول، ان کو تو وہاں جناب جگہ الاٹ ہو گئی، اور وہاں جو جگہ الاٹ ہوئی وہ F10-4 والا اور F8-1 والا جو سلور آکس سکول ہے، اس کی وہاں ایک قیمتی پلاٹ جو ہے وہ الاٹ کر دیا گیا کہ جناب آپ بنائیں سکول، اور پھر وہاں نسل یونیورسٹی بن گئی ہوئی ہے، اور بھی بڑے گپلے ہیں وہاں پہ۔ اس میں وہاں ایک روٹس سکول ہے، سکول سسٹم ہے، روٹس بڑا سسٹم ہے، اس کے جو مالک ہے فیصل مشتاق صاحب ہیں، اور فیصل مشتاق صاحب کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ جو سینیٹر راحیلہ مکسی صاحبہ ہیں نا، ان کے داماد ہیں، تو ان کو ایک تو روٹس کے نام پہ وہاں پلاٹ الاٹ ہو گیا، اور دوسرا انہوں نے وہاں ایک پلاٹ الاٹ کیا ٹرسٹ کے نام پہ، اور بچوں کے لیے یتیم بچوں کے لیے چاہیے۔ صفدر عباسی صاحب سینیٹر ہوتے تھے، یعنی جو سیاسی اثر اور رسوخ رکھنے والے بڑے بڑے ادارے تھے، ایلیٹ سسٹم والے سکول جو ہیں 50,000 70,000 جن کی فیس ہے، وہ وہاں ان کو تو سکول مل رہے ہیں، ان کو تو جگہ مل رہی ہے، لیکن جو 400-450 500 کے قریب دوسرے سکول ہیں جن میں ٹیوشن سینٹر بھی ہیں، 2,000 فیس والے وہ رہائشی علاقوں میں کام کر رہے ہیں، یا 3,000 فیس لینے والے جو عام مڈل کلاس والے لوگ ہیں جو G9 اور G10 جیسے علاقوں میں قائم ہیں، انہیں بیچاروں کو کوئی موقع نہیں ملا کہ جناب آپ کو بھی وہاں جگہ دے دیتے ہیں۔ اور یہ جو بنایا تھا نا انہوں نے H9 میں ایجوکیشن سٹی، وہ اس کو جو جگہ تھی نا وہ سستے داموں سبسڈائزڈ کر کے ان کو وہ پلاٹ الاٹ کیے جا رہے تھے، اور وجہ کیا تھی کہ جج صاحب نے تونا چڑھا ہوا تھا کہ یہ آپ کیا پالیسی بنا رہے ہیں۔ جو دکھایا جا رہا تھا شو رومز والا جو کیس ہے وہ،
لیکن اس کا فائدہ جو ہے انڈائریکٹلی وہ سلور آکس والوں کو بھی ہو رہا تھا اور دیگر کو بھی ہو رہا تھا۔ اچھا وہ جو میں فیصل مشتاق صاحب والی بات کر رہا ہوں، تو صفدر عباسی والا جو پلاٹ تھا ٹرسٹ کے نام پہ یتیم بچوں کے لیے، وہاں بھائی صاحب نے ایک یونیورسٹی قائم کر دی، یعنی وہ ٹرسٹ کی جگہ پہ یونیورسٹی جو کمرشل بنیادوں پہ چلتی ہے۔ تو سی ڈی اے والوں نے ان کو پھر پکڑ لیا، سی ڈی اے والوں نے کہ بھائی صاحب یہ آپ پلاٹ کسی اور کام کے لیے تھا، انہوں نے پھر وہ سیلو سیلی والا چکر شروع ہو گیا۔ تو اس وقت تھے اطہر منیلہ صاحب، انہوں نے حکم امتناعی جاری کر دیا، نہیں ٹھیک ہے، وہ بعد میں دیکھیں گے کہ جناب یہ ٹرسٹ ہے، اب یونیورسٹی تو چلنے دیں وغیرہ وغیرہ۔ یعنی یہ اس طرح کا معاملہ ہے سارا، یہ سارے ہی لوگ جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کے یار جو ہے اسکولوں والا معاملہ، وہ سارے ہی ایک گروپ ہے، سارے ایلیٹ کلاس والے ہیں۔ نسٹ کی یونیورسٹی وہاں بن جائے گی جناب، بیکنوس والے اپنا الگ ایک معاملہ کر رہے ہیں، باقی کو الگ کر رہے ہیں، اور پیشیاں پوشیاں ہو رہی ہیں ساگڈار وغیرہ کی، اور جو سی ڈی اے کے چیئرمین کی، اور پھر جو منسٹر صاحب ہیں پلاننگ کے، اور پھر جو سیکٹری ہیں پلاننگ کے، ان سب کو یہ کر کرا کے جناب انہوں نے یہ کر دیا کہ جناب ٹھیک ہے آپ بھی موج کریں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جناب دو ان کے سکول تھے یا 2 کیمپس تھے، تو وہ اب کہتے ہیں کہ 50 سے زیادہ ان کے وہ ہیں وہ فرینچائز یا جو بھی ان کا بن گیا ہے۔ پھر جو شو رومز والا کیس تھا نا، کیونکہ اس میں حکم امتناعی تھا، باقی ادارے بھی آنے لگ گئے، اس میں شادی ہالز والے بھی آ گئے، اسکول والے بھی آ گئے، جناب ہمیں بھی یہ ریلیف تھے، ہمارے بھی ڈی سیل کروائیں۔ تو اسکول والے جب آئے ہیں تو اس کے بعد بھی جو صاحب ہیں بابر ستار صاحب، حالانکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ نہیں، والدہ والا معاملہ بھی بیچ میں آ گیا تھا، تو انہوں نے 1 یا 2 مزید سماعتیں بھی کی جب سارے لوگ آ گئے، تب بھی یعنی کیس سنا انہوں نے، اپنی والدہ والا جو ایشو تھا اس پہ جو ڈائریکٹ ایشو آیا نا اس کو بھی انہوں نے سنا۔ چلو راکس کو جب مل گیا وہاں پلاٹ شلاٹ جگہ جگہ، تو پھر انہوں نے ظاہر پھر اب کیس کی سماعت کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ فائل جو ہے کیس جو ہے وہ عامر فاروق صاحب کو بھیج دیا۔ اب وہ کیس جو ہے وہ ڈویژن بینچ چل رہا ہے، مسٹر جسٹس عامر فاروق اور مسٹر جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، ان کے پاس اب یہ کیس لگا ہوا ہے۔ اور انہوں نے پچھلی سماعت میں میری اطلاع کے مطابق یہ کہہ بھی دیا تھا، انہوں نے جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہ یار ہم یہ پالیسی میٹر ہے، ہم اس میں کیا مداخلت کر سکتے ہیں، ہم سی ڈی اے کو ڈائریکشن کیسے جاری کر سکتے ہیں۔ بہرحال دیکھیں وہ سٹے رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے، بہرحال سٹے کی بنیاد پہ وہاں چل رہے ہیں، ادارے بھی چل رہے ہیں، اور جو با اثر لوگ تھے، سیاسی اثر رسوخ والے اور عدالتی اثر رسوخ والے کیس لوگ تھے، ان کو وہ جو H9 میں انہوں نے ایجوکیشن سٹی قائم کیا ہے، وہاں سستے داموں پلاٹ بھی مل گئے ہیں اور بلڈنگیں بھی چل رہی ہیں۔ تو بہرحال اعجاز الاحسن صاحب پہ بھی یہی معاملہ تھا کہ جناب، اور بندیال صاحب بھی میں کہہ رہا ہوں مسکنڈکٹ کیا تھا انہوں نے، جناب اپنی جو ساس صاحبہ ہے ان کے سے متعلقہ جو کیس ہے وہ خود سن رہی ہے، انہوں نے جو فیصلہ کیا اس سے جو ان کی والدہ محترمہ کا سکول ہے اس کو بھی فائدہ پہنچا۔ پھر اگر یہ ساری چیزیں کھل جائیں، اسحاق صاحب کو بلا لیں، سی ڈی اے کے چیئرمین کو بلا لیں، جو بھی اس وقت تھا، منسٹر کو متعلقہ بلا لیں، پلاننگ والے کو، سیکٹری پلاننگ والوں کو بتا لیں اور پوچھیں بھائی یہ پلاٹ آپ نے کیسے دے دیا دب کے شپ کے کھا کے۔ تو پھر اگر اس طرح انکوائریاں شروع ہو جائیں، جو کہتے ہیں کہ جناب ہم بڑے پاک صاف ہیں، تو پھر ان کے داغ پہ دامن میں تو ایسا داغ، چھوٹا موٹا داغ بھی نہیں ہونا چاہیے، اجلا ہونا چاہیے دامن، اجلا۔ بہرحال سوشل میڈیا پہ جو معاملہ چل رہا ہے نا کہ ان کے پاس جناب یو ایس پی آ رہا ہے، ان کے بچوں کے پاس اور اہلیہ کے پاس جو ہے وہ امریکی نیشنلٹی ہے، اس کی بنیاد یہ کوئی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی نہیں ہے، اس کی بنیاد پہ کارروائی نہیں ہو سکتی۔ لیکن دوسرا جو معاملہ ہے وہ بڑا سنجیدہ اور سنگین سیریس معاملہ ہے کہ جناب یہ ایک ایسا کیس سنتے رہے ہیں جس سے ان کی والدہ کا مفاد جو ہے وہ وابستہ ہے، اور اس وقت تک اس کیس کو سنتے رہے جب تک جو سلور آکس ہے اس کو وہاں پلاٹ الاٹ نہیں ہو گیا جن کی والدہ کی ملکیت ہے، ان کی والدہ کا وہ سکول ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ جو H9 میں جو جگہ پلاٹ ان کو دیے جا رہے تھے ایجوکیشن والوں کو، وہ سبسڈائزڈ ریٹ پہ دیے جا رہے تھے، سبسڈی دی جا رہی تھی، تاکہ یہ جو شہری علاقوں سے یہ لوگ جو جنہوں نے وہاں سکول وغیرہ بنائے ہوئے وہ انہیں وہاں منتقل کر دیا جائے، اور جو پالیسی ہے سی ڈی اے کی اس پہ عمل درآمد ہو جائے۔ اب دیکھیں آگے جا کے کیا بنتے، اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔